विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अभी कल के वीडियो में अपन ने पढ़ा राजस्थानी लघु चित्र शैली। राजस्थानी लघु चित्र शैली के विषय में मैंने उद्भव और विकास के विषय में बताया था कि राजस्थान में या राजस्थान प्रदेश में जिस कला शैली का विकास हुआ था उसे राजस्थानी शैली कहा गया था। लघु चित्र से तात्पर्य बताया छोटे आकार के चित्र जो पुस्तक या कागज़ पर बनाए जाते हैं उनको लघु चित्र कहा जाता है। मैंने आपको बताया राजस्थानी शैली का विकास 4 स्कूलों में हुआ था, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़, जिनको अपनी विशेषता, निजी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग पढ़ा जाता है, अलग अलग संभाग या अलग अलग शैलियों में पढ़ा जाता है। उन चारों स्कूलों में छोटी छोटी उपशैलियाँ भी विकसित हुई थी। इन शैलियों में अध्ययन करते हुए अपन सबसे पहले जो अध्ययन कर रहे हैं वो मेवाड़ शैली का अध्ययन कर रहे हैं, और मेवाड़ शैली से अपन राजस्थानी शैली का विकास मानते हैं या जन्म मानते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली को वर्तमान में उदयपुर शैली या उदयपुर संभाग के नाम से भी जानते हैं। इसके परिचय में अब बताया गया है कि राजस्थानी शैली में मेवाड़ शैली, उदयपुर कह सकते हैं, अपना सर्वोपरि स्थान रखती है। राजस्थानी शैली में मेवाड़ शैली अपना सर्वोपरि स्थान रखती है, अर्थात राजस्थानी शैली के जन्म में, उद्भव में, विकास में मेवाड़ शैली अपना सर्वोपरि स्थान रखती है, जिसका प्राचीन समय में नाम मेदपाट के नाम से विकास हुआ था। प्राचीन समय में मेवाड़ शैली का जो नाम विकास हुआ, नाम से विकसित हुई, वह मेदपाट था, लेकिन वर्तमान में इसको क्या कहते हैं, अब मेवाड़ कहते हैं। और वर्तमान में जिसको मेवाड़ शैली कहते हैं, कलात्मक दृष्टि से मेवाड़ शैली एक प्रेरणा स्रोत रही है, अर्थात सभी शैलियों की प्रेरणा इसी से लेकर जन्म हुआ है उनका, तो प्रेरणा स्रोत रही है। इसलिए राजस्थानी शैली के उद्भव और विकास में मेवाड़ शैली की महत्वपूर्ण भूमिका है। मेवाड़ को वीरों की भूमि के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ का इतिहास वीरता, स्वतंत्रता व समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की रक्षा एवं धर्म के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध रहा है। मतलब मेवाड़ है जो वीरों की भूमि है, इसने हमेशा यहाँ के जो शासक है, यहाँ के महाराणा हैं, उन्होंने धर्म की रक्षा, स्वतंत्रता, समृद्ध संस्कृति की विरासत की रक्षा का, संरक्षण का कार्य किया है। विपत्तियों, बाधाओं से विचलित हुए बिना धर्म, कला, संस्कृति की रक्षार्थ मेवाड़ सदैव अग्रणी रहा है। वास्तु होता है स्थापत्य कला, भवन निर्माण कला, साहित्य, संगीत एवं कला के प्रति राणा कुंभा के असीम प्रेम के उदाहरण कुंभलगढ़ के दुर्ग राजप्रसादों के रूप में आज भी विद्यमान है। मतलब यहाँ की जो कला है उसमें भी वास्तुकला है, साहित्य है, संगीत और कला के प्रति जो राणा कुंभा का प्रेम था, वो प्रेम का जो उदाहरण देखा जा सकता है वह कुंभलगढ़ का किला देखा जा सकता है, दुर्ग देखा जा सकता है, वहाँ के राजप्रसाद देखे जा सकते हैं, राजभवन देखे जा सकते हैं। राणा सांगा के मुगलों के साथ संघर्ष और उसके पश्चात चित्तौड़ के ध्वस्त होने के पश्चात महाराणा उदय सिंह के द्वारा 1536-72 ईस्वी में उदयपुर की स्थापना की। मतलब राणा सांगा के मुगलों से के साथ संघर्ष चले, उसके पश्चात चित्तौड़ को ध्वस्त कर दिया गया, और ध्वस्त होने के पश्चात महाराणा उदय सिंह ने 1536 से 72 ईस्वी के मध्य में उदयपुर राज्य की स्थापना की। कालांतर में महाराणा प्रताप द्वारा 56 पहाड़ियों में, उदयपुर में जो मेवाड़ क्षेत्र है उस मेवाड़ क्षेत्र में 56 पहाड़ियों की एक श्रृंखला है, उस चावंड को राजधानी बनाया था। किसने बनाया था? महाराणा प्रताप ने बनाया था। मुगलों से सदैव संघर्षरत रहने के उपरांत में मेवाड़ के शासकों ने कलाओं को बराबर आश्रय प्रदान किया। मतलब मेवाड़ के जो शासक थे उन शासकों का मुगलों से हमेशा ही संघर्ष चलते रहे थे, धर्म के आधार पर, धर्म को लेकर, या आगे चलकर अपने यहाँ भगवान श्री कृष्ण के या वल्लभ संप्रदाय होने के कारण कृष्ण को लेकर इनके संघर्ष चलते रहे थे। मुगलों से सदैव संघर्षरत रहने के उपरांत में मेवाड़ के शासकों ने कलाओं को बराबर आश्रय प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप कुंभलगढ़, चित्तौड़, उदयपुर, चावंड प्रारंभिक मेवाड़ शैली के केंद्र रहे। मतलब मेवाड़ शैली के प्रारंभिक केंद्र कौन कौन से रहे? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, चावंड प्रारंभिक केंद्र रहे थे। 17वीं सदी अमर सिंह प्रथम द्वारा मुगलों की आंशिक अधीनता स्वीकार करने के पश्चात 17वीं सदी में अमर सिंह प्रथम ने मुगलों की आंशिक अधीनता स्वीकार करने के बाद मेवाड़ शैली पर मुगलिया प्रभाव
परिलक्षित होने लगा। मतलब मेवाड़ में जो चित्रण हो रहा था उस चित्रण पर मुगलिया प्रभाव दिखाई देने लग गया था, जो महाराणा करण सिंह, महाराणा जगत सिंह प्रथम तक अनवरत रूप से चलता रहा। मेवाड़ शैली के विकास में महाराणा प्रताप के समय में चावंड में चित्रित नसीरुद्दीन द्वारा रागमाला चित्रमाला 1605 ईस्वी का विशेष महत्व है, जिसमें स्थानीय लोक कला तत्वों और रंगों का चटकीलापन उसकी स्थानीय पहचान को स्थापित करती है। मतलब मेवाड़ शैली के विकास में महाराणा प्रताप के समय में चावंड में चित्रित नसीरुद्दीन द्वारा, नसीरुद्दीन कलाकार है जिसने कौन से चित्र बनाए, रागमाला के चित्र बनाए, 1605 ईस्वी में बनाए। विशेष महत्व उन चित्रों का मेवाड़ शैली में विकास में, जिसमें स्थानीय लोक कला तत्व, स्थानीय लोक कला, वहाँ की जो स्थानीय लोक कला है उसके तत्व, उसके और रंगों का चटकीलापन उसकी स्थानीय पहचान को स्थापित करती हैं। इसी क्रम में जगत सिंह के समय का नायक नायिका भेद का युगल चित्र इस शैली की उन्नत परंपरा को रेखांकित करता है। 1640 ईस्वी महाराणा जगत सिंह का समय मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल कहलाया या स्वर्ण काल रहा है। प्रश्न बन सकता है यहाँ छोटा प्रश्न कि मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल किस शासनकाल को कहा गया, तो महाराणा जगत सिंह के शासनकाल को मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। इस समय कृष्ण भक्ति के प्रति विशेष अनुराग चरम पर था, अर्थात यहाँ के राजाओं का जो कृष्ण भक्ति के प्रति अनुराग पैदा हुआ उसने कला को अधिक महत्व दिया या कला को बढ़ावा दिया था। इसी समय जहांगीरकालीन मुगल शैली का प्रभाव पड़ा, इसी समय जहांगीरकालीन मुगल शैली का भी प्रभाव आ गया, जहाँ तत्कालीन चित्रकारों के समक्ष, मतलब उस समय के जो चित्रकार थे उन चित्रकारों के सामने कृष्ण की भाव लीलाओं के साथ साथ भागवत पुराण अर्थात कृष्ण भक्ति के जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के चित्र भी सामने आ गए। साथ साथ भागवत पुराण, गीत गोविंद, सूरसागर, रामायण आदि ग्रंथ चित्रण के प्रमुख विषय रहे। इस समय कृष्ण भक्ति के कारण कृष्ण की भाव लीलाओं के साथ साथ भागवत पुराण, गीत गोविंद, सूरसागर, रामायण आदि ग्रंथ चित्रण के प्रमुख विषय बन गए। 1648 ईस्वी में शहाबुद्दीन द्वारा चित्रित भागवत पुराण के 4 स्कंदों के 123 चित्र अत्यधिक महत्व रखते हैं, जिनमें जोगिया पीला, जिनमें जो रंगों का प्रयोग किया गया उन रंगों में जोगिया पीला, लाल, हरा और नीला रंग विशेष रूप से प्रयुक्त हुए थे। इसके अतिरिक्त मनोहर द्वारा, ये भी मेवाड़ शैली का प्रमुख कलाकार है मनोहर, जिसने रामायण और आर्ष रामायण के चित्रों को तैयार किया था 1648, 1649 और 51 तक। मनोहर द्वारा चित्र 1649 में रामायण, गीत गोविंद और 1650-51 में चित्रित सूरसागर नामक ग्रंथ जगत सिंह के काल में जगत सिंह के कला प्रेम की पुष्टि करते हैं। इनके अतिरिक्त रीतिकालीन साहित्य से प्रभावित होकर श्रृंगार प्रधान विषयों के रूप में 12 महीनों के जो चित्र होते हैं उन्हें 12 मासा चित्र कहा जाता है। ऋतु वर्णन अर्थात ऋतुओं का जो चित्रांकन किया जाता है उसे ऋतु वर्णन चित्रण कहते हैं। नायक नायिका, नायक और नायिका, स्त्री और पुरुष के से संबंधित नायिका भेद के चित्रों को बनाया गया एवं रागमाला आदि विषयों पर आधारित सुंदर चित्रण मेवाड़ शैली में अधिक बने, जिसकी पुष्टि राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित रागमाला चित्रावली और केशव की रसिक प्रिया व रामचंद्रिका आदि ग्रंथों के आधार पर होती है। अर्थात मेवाड़ शैली में इन रीतिकालीन साहित्यों का भी चित्रांकन किया गया। जगत सिंह के समय की मेवाड़ शैली की समृद्ध परंपरा ने राज सिंह के शासनकाल में उत्कर्ष को प्राप्त किया। अर्थात मेवाड़ शैली उत्कर्ष पर किसके शासनकाल में पहुंची? जगत सिंह और राज सिंह के शासनकाल में। प्रसिद्ध चित्रकार शहाबुद्दीन कृत भ्रमर गीत 1655 ईस्वी का नामक चित्र ग्रंथ इस समय की विशेष उपलब्धि थी। यह वह समय था जब औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति चरम पर थी। अर्थात मुगल शासकों में एक ऐसा शासक औरंगजेब ही था जो हिंदू विरोधी नीतियों को अपनाने वाला था और जिसने इस्लाम में से कला को निषेध घोषित कर दिया था। ऐसा हिंदू विरोधी नीति चरम पर थी। इसी दौरान
मुगल आक्रमण की परवाह किए बिना, इस दौरान जो मुगलों ने जो आक्रमण कर रहे थे उनकी परवाह किए बिना ही मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने 1670 ईस्वी में मेवाड़ के सिंघाड़ नाथद्वारा का पुराना नाम है सिंघाड़, उस सिंघाड़ नामक गांव में गोवर्धन वृंदावन से पधारे भगवान श्रीनाथ जी के विग्रह को वहाँ पर स्थापित कर दिया। इसमें अपन एक कहानी है, इसमें इतिहास बताता है कि गोवर्धन से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को, भगवान श्रीनाथ जी की मूर्ति को जब औरंगजेब का शासनकाल था या हिंदू विरोधी नीतियां चल रही थी, उस समय औरंगजेब से भयभीत होकर उसका सेवक उस मूर्ति को उठाकर मेवाड़ की तरफ पलायन कर गया। तो मेवाड़ की तरफ जब पलायन किया तो सबसे पहले जयपुर पहुंचा। जयपुर में पहुंचा तो वहाँ इस मूर्ति की स्थापना की गोविंद देव जी के नाम से। फिर आगे चलकर कांकरोली पहुंचा तो कांकरोली में जाकर इसकी द्वारकाधीश के नाम से स्थापना की। और फिर सिहाड़ यानी नाथद्वारा में पहुंचा तो नाथद्वारा में मेवाड़ के राजपूत राजाओं ने इनको शरण दे दी और उस शहर में, उस नाथद्वारा में इस विग्रह की स्थापना कर दी जिसको श्रीनाथ जी के नाम से जानते हैं। और श्रीनाथ जी की मूर्ति आज भी प्रसिद्ध है, जिसको अपने 4 धामों में गिना जाता है। मेवाड़ में वल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्गीय परंपरा की स्थापना से, मतलब इस कृष्ण भगवान की स्थापना से मेवाड़ अंचल में कृष्ण का स्वरूप निखर कर सामने आया, जिसके फलस्वरूप श्रीनाथ जी के विग्रह के साथ मथुरा और गोवर्धन से अनेक धर्मनिष्ठ चित्रकार, जब श्रीनाथ जी की मूर्ति मथुरा से नाथद्वारा पहुंची तो नाथद्वारा में उनके साथ, उस मूर्ति के साथ भगवान श्री कृष्ण को रूपों का चित्रांकन करने वाले धर्मनिष्ठ चित्रकार और संगीतकार भी वहाँ पहुँचे। उन्होंने मेवाड़ शैली से सामंजस्य स्थापित कर एक नवीन किंतु पूर्णतया कृष्ण समर्पित नाथद्वारा शैली को जन्म दिया। अर्थात मेवाड़ शैली में एक महत्वपूर्ण और प्रमुख उपशैली को जन्म दिया जिसको नाथद्वारा शैली के नाम से जाना गया। और वह नाथद्वारा शैली श्रीनाथ जी के मंदिर में श्रीनाथ जी की मूर्ति को सजाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को कपड़ों पर चित्रांकन कर मूर्ति के पीछे पर्दों पर लगाया जाता था। इससे ही नाथद्वारा में एक उपशैली या नाथद्वारा शैली का जन्म हुआ और वो पेंटिंगों को पिछवाई पेंटिंगों के नाम से जाना गया था, प्रतिष्ठित हुई। इस शैली के चित्रों की विषय वस्तु में रूप में श्रीनाथ जी के प्रकाश एवं लीला भाव संबंधित असंख्य चित्र कागज और कपड़े पर बने। मतलब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के चित्र असंख्य बनाए गए और कागज और कपड़े पर बनाए गए थे। चित्रण धरातल भी पूछा जा सकता है, जैसे पिछवाई पेंटिंगों का चित्रण धरातल क्या था? कपड़ा था मुख्य रूप से। उनमें श्रीनाथ जी की मूर्ति शिल्प को सजाने के लिए कपड़ों पर कृष्ण की लीला से संबंधित चित्रों को सजाने के लिए लगाया गया, जिनको पिछवाई पेंटिंगों के नाम से जाना गया। प्रश्न आ सकता है, पिछवाई पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की। नाथद्वारा शैली कौन सी शैली की उपशैली है? मेवाड़ शैली की। नाथद्वारा की कौन सी पेंटिंग प्रसिद्ध हो गई? पिछवाई। पिछवाई पेंटिंग किसे कहते हैं? भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर में श्रीनाथ जी की मूर्ति को सजाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित चित्रों को कपड़ों पर चित्रित करके कृष्ण की मूर्ति के पीछे लगाया जाता है, उन्हें पिछवाई पेंटिंग कहा गया, जो अपनी मौलिकता के कारण विश्व प्रसिद्ध है और आज भी अपनी प्रसिद्धि को बनाए हुए हैं। कौन सी पेंटिंग? पिछवाई पेंटिंग। कहाँ की पेंटिंग है ये? नाथद्वारा की। कौन सी शैली की उपशैली है नाथद्वारा? मेवाड़ शैली की। पिछवाई पेंटिंगों का चित्रित विषय क्या है? भगवान श्री कृष्ण की लीला। कौन चित्रण धरातल क्या है? कपड़ा है। महाराणा जगत सिंह एवं राज सिंह के समय में अपने उत्कर्ष को प्राप्त मेवाड़ शैली पर परवर्ती शासकों जैसे महाराणा जयसिंह, अमर सिंह द्वितीय, संग्राम सिंह द्वितीय आदि के समय इस शैली पर मुगल प्रभाव पूर्णतः झलकने लग गया। अर्थात ये है कि जगत सिंह और राज सिंह के समय में अपने उत्कर्ष को प्राप्त करने वाली मेवाड़ शैली पर परवर्ती शासक, आगे आने वाले शासकों में जैसे महाराणा जयसिंह, अमर सिंह
द्वितीय, संग्राम सिंह द्वितीय आदि के समय इस शैली पर मुगल प्रभाव पूर्ण रूपतः झलकने लग गया था। जो हमें संग्राम सिंह द्वितीय के समय चित्रित बिहारी सतसई में स्पष्ट परिलक्षित होता है। मेवाड़ शैली का यह मिश्रित स्वरूप राज दरबारों, स्थानीय रियासतों, वैष्णव पीठों में 19वीं सदी तक चलता रहा। अर्थात 19वीं सदी तक कौन सा प्रभाव? यही मुगलिया प्रभाव चलता रहा, जो आज भी यह क्रम श्रीनाथ जी की सेवा में है। श्रीनाथ जी की जो पिछोई पेंटिंग है वहाँ आज भी यही क्रम चलता आ रहा है और स्वतंत्र रूप से अनवरत जारी है। लेकिन व्यावसायिक दृष्टिकोण से कौन ने इनकी मौलिकता को अवश्य प्रभावित किया है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि नाथ द्वारा की जो पिछवे पेंटिंग बन रही हैं वो अनवरत रूप से बन रही हैं, लेकिन आज के जो कलाकार पिछवे पेंटिंग बना रहे हैं वो पिछवाई पेंटिंग बनाने वाले कलाकार व्यावसायिक दृष्टिकोण को अपनाने लग गए, जिसके कारण वो मौलिकता में अंतर आ रहा है, मौलिकता खत्म होने की स्थिति में हो रही है। आगे है मेवाड़ शैली के प्रमुख कलाकार। मेवाड़ शैली के प्रमुख कलाकारों में प्रश्न भी आता है, अलग से प्रश्न बनता है कि मेवाड़ शैली के प्रमुख कलाकार कौन कौन थे या कलाकारों के नाम लिखिए। इन कलाकारों में मनोहर, मैंने आपको पहले ही बताया, मनोहर मेवाड़ शैली का प्रमुख कलाकार है, जिसने रामायण और आर्ष रामायण 1648, 49 और 51 में चित्रित की थी। शहाबुद्दीन, नसीरुद्दीन, मेरू, कृपाराम, राम प्रताप, नेमचंद, जीवाराम, अमरा, शिवदयाल और रघुनाथ आदि प्रमुख कलाकार रहे हैं। मेवाड़ शैली के प्रमुख कलाकारों में मनोहर, शहाबुद्दीन, नसीरुद्दीन, मेरू, कृपाराम, राम प्रताप, नेमचंद, जीवाराम, अमरा, शिवदयाल, रघुनाथ आदि प्रमुख कलाकार रहे। इन्हीं के साथ प्रश्न यह भी बन सकता है कि मेवाड़ शैली में चित्रित कोई 3 ग्रंथों के शीर्षक, जैसे भागवत पुराण, रसिक प्रिया, गीत गोविंद आदि का चित्रांकन हुआ, रामायण, आर्ष रामायण आदि का चित्रांकन हुआ। मेवाड़ शैली की प्रमुख विशेषताएं। अब मेवाड़ शैली में जो चित्रांकन हुआ है, वैसे तो अब अपन पहचान ही गए कि मेवाड़ शैली में अधिकतर कौन से विषय के चित्र बनाए गए? भगवान श्री कृष्ण के। और जो भी कहीं के क्षेत्र के आधार पर चित्रांकन होते हैं तो क्षेत्रगत विशेषताओं को लेकर चित्रांकन होता है। उन क्षेत्र, उस क्षेत्र, उस एनवायरनमेंट का उसमें प्रभाव परिलक्षित जरूर होता है। जैसा देश वैसा भेष कहते ना, उसी तरह हो जाता है कि वहाँ के लोग या वहाँ की परंपरा या वहाँ की संस्कृति निश्चित है उस कला में दिखाई देती है। मेवाड़ शैली की प्रमुख विशेषताएं। उन विशेषताओं में नंबर 1 पर प्रारंभ में मेवाड़ शैली पर अपभ्रंश शैली। मैंने आपको बताया राजस्थानी शैली का उदय ही कौन सी शैली से हुआ है? अपभ्रंश शैली या गुजरात शैली से हुआ है। अपभ्रंश शैली या गुजरात शैली से हुआ है। तो और सबसे पहले कौन सी शैली में हुआ इसका राजस्थानी शैली का विकास? मेवाड़ शैली में। तो मेवाड़ शैली पर स्वाभाविक है कि प्रारंभिक चित्रों में कौन सी शैली का प्रभाव रहेगा? अपभ्रंश शैली या गुजरात शैली का प्रभाव रहा, जो स्थानीय लोक शैली से मिलकर रंगों के चटकपन, प्रकृति की अलंकारिक रूप सृजना एवं मोटे रेखांकन से युक्त देशज प्रभाव में प्रकट हुई। सबसे पहले गुजराती या अपभ्रंश शैली को लेकर उस प्रभाव से प्रभावित होकर मेवाड़ शैली का विकास हुआ और जो उसके बाद उसने स्थानीय लोक शैली को अपने में मिला लिया। रंगों की चटकपन आ गया उसमें स्थानीय लोक शैली का, प्रकृति के अलंकारिक रूप सृजना आ गई और मोटे रेखांकन से युक्त हो गई और देशज प्रभाव में प्रकट हुई यह कला। दूसरी विशेषता, 17वीं सदी के चित्रों में रंगों में सूफियाना रंग, छाया प्रकाश एवं चेहरे की सौष्ठवता उभरी। 17वीं सदी के जो चित्र बने, वैसे राजस्थानी शैली का मुख्य रूप से जो विकास हुआ या यूँ कह सकते हैं चरमोत्कर्ष काल है या स्वर्ण काल है, वो 17वीं से 19वीं सदी के मध्य का ही माना जाता है। तो 17वीं सदी के जो चित्र बने थे उन चित्रों में सूफियाना, छाया प्रकाश एवं चेहरे की सौष्ठवता का उभरी। पुरुष आकृतियाँ, मतलब मेवाड़ शैली में जो पुरुष आकृति बनाई गई, प्रश्न आ सकता है मेवाड़ शैली की पुरुष आकृतियों कोई विशेषता? पुरुष आकृतियाँ गठीली, अष्टपुष्टी गठीली बनाई, मूंछों युक्त, उभारदार ललाट, फॉरहेड, ललाट को उभारदार बनाया गया, विशाल नेत्र, बड़े नेत्र, आंखें मोटी बनाई गई, बड़े बनाए गए, सुंदर पगड़ी से सुशोभित
बनाई गई। पुरुष आकृतियों को गठीले, मूंछों युक्त, उभारदार ललाट, विशाल नेत्र, सुंदर पगड़ी से सुशोभित बनाई गई तथा नारी आकृतियां छोटे कद वाली, मीनाकार नैन, मीने के समान नैन, छोटी चिब्बुक, चिब्बुक होती है थोड़ी छोटी चिब्बुक और आभूषण व फूलों से सजी लंबी वेणी अर्थात चोटी युक्त राजस्थानी परिधान, राजस्थानी पोशाक को पहने हुए स्त्री आकृति को बनाया गया। तीसरी विशेषता में आती है कि मेवाड़ शैली में स्थानीय प्रभाव लिए, मेवाड़ शैली में स्थानीय प्रभाव लिए लाल हिंगोली या हिंगोली तथा सिंदूरी रंग से युक्त हाशिए, मतलब चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है और बाउंड्री को छोड़कर जो बाहरी भाग होता है उसे हाशिए कहते हैं, हाशिए बनाए गए। आगे मुगलिया प्रभाव आने से वो हाशियों को अलंकारिक बनाया गया। अलंकारिक का तात्पर्य होता है सजावटी बनाया गया, उनमें बेल बूटों का आलेखन किया गया। मेवाड़ शैली की चौथी विशेषता में आती है इसके चित्रित विषय। विषय में अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि मेवाड़ शैली के चित्रित विषय क्या है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित चित्रित विषय। अब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों का नाम लिखना होता है इसमें, जैसे भागवत पुराण, गीत गोविंद, सूरसागर, बिहारी सतसई, रसिक प्रिया, कृष्ण लीलाओं के अलावा 12 मासा 12 महीनों का चित्रांकन, रागमाला राग रागनी का चित्रांकन, ऋतु वर्णन ऋतुओं का चित्रण, नायक नायिका भेद, मतलब नायक और नायिका का भेद होते हैं, नायक नायिका भेद होते हैं, जैसे रस और भाव होते हैं उसी तरह नायक और नायिका के भेद होते हैं। जैसे नायिका भेदों में बताया जाता है वासक सज्जा वाली नायिका या खंडिता नायिका। वासक सज्जा वाली नायिका, जैसे वासक सज्जा नायिका किसे कहते हैं, वासक सज्जा वाली नायिका वह होती है जो कि अपने प्रियतम के इंतजार में सज संवर कर बैठी होती है, उसे वासक सज्जा वाली नायिका कहते हैं। खंडिता नायिका कौन सी होती है, खंडिता नायिका वह नायिका होती है जो अपने प्रियतम के इंतजार में सारी रात निकाल देती है और निकालने तक वह अपना प्रियतम नहीं आता है तो वह अपने अरमानों का खंडन हो जाता है, उसे खंडिता नायिका कहते हैं। इस तरह नायिका के भेद होते हैं, उन भेदों को यहाँ चित्रकारों ने चित्रित किया है और लोक कथाओं का चित्रण प्रमुख रहा है। लेकिन 18वीं सदी में श्री कृष्ण जी की को विषय बनाकर बहुत से चित्र बनाए गए। 18वीं सदी में वैष्णव संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय होने के कारण, वैसे राजपूत राजा अपने वल्लभ संप्रदाय रहे, उनका आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण रहा। और फिर मेवाड़ में जब मथुरा से श्री कृष्ण की मूर्ति विग्रह, कृष्ण का विग्रह जब वहाँ आ गया श्रीनाथ जी का, तो वहाँ पर कृष्ण के भाव में अधिकतर लोगों ने चित्रांकन करना या भावमय हो गया था वो शहर। पांचवी विशेषता होती है मेवाड़ शैली के प्रारंभिक चित्रों की पृष्ठभूमि में लोक प्रभाव लिए हुए पर्दे नुमा सपाट वास्तु। सपाट वास्तु, वास्तु का मतलब भवन चित्रण या स्थापत्य कला। सपाट मतलब सरल, समतल और वनस्पति अंकित की गई। लेकिन कालांतर में अंतराल गुण का समावेश हुआ। अंतराल विभाजन होता है, अंतराल कहते हैं पृष्ठभूमि को, उस पृष्ठभूमि चित्रण तल को अंतराल गुण का समावेश हुआ, जहाँ चित्रों की पृष्ठभूमि में स्थानीय प्रभाव लिए सफ़ेद वास्तु, सफ़ेद भवन, क्षेत्रीय वनस्पति मतलब उस क्षेत्र के जैसी वनस्पति के रूपों में आम, कदली युक्त सघन वन संपदा के चित्रण के साथ साथ पशु पक्षियों में हाथी, शेर, हिरण, बंदर, मयूर, सुक, सारस, हंस, कोयल, चकोर आदि का चित्रण प्रमुखता से हुआ। अर्थात इन पक्षियों का चित्रांकन मेवाड़ शैली में किया गया। 18वीं सदी में मुगल प्रभाव के कारण पृष्ठभूमि में रात्रिकालीन दृश्यों में चांद तारों से आच्छादित आकाश का चित्रण देखने को मिलता है। कौन से प्रभाव के कारण? मुगलिया प्रभाव के कारण। किसके चित्रण देखा जा सकता है? चांद तारों से आच्छादित आकाश का चित्रण देखा जा सकता है। मेवाड़ शैली 18वीं सदी के अंत में अपने चारुता और भव्यता मुगल व पाश्चात्य प्रभाव से अपनी जो मतलब कुशलता थी, चरमोत्कर्षता थी, उस स्वरूप को खोने में लग जाती है।
मेवाड़ शैली के प्रसिद्ध चित्र शीर्षक। अब मेवाड़ शैली के प्रसिद्ध चित्रों शीर्षकों में प्रमुख चित्र है गोधूली। 1813 ईस्वी में इसे चौखा नाम के कलाकार के द्वारा बनाया गया। अब बहुत से बच्चे तो ये समझते नहीं है कि गोधूली क्या होती है। गोधूली अपने गांव में कहते हैं गोधूली वेला, जैसे गोधूली वेला में फेरे हैं, लगन गोधूली वेला की है, इस तरह कहते हैं। लेकिन बहुत से आज के जो बच्चे हैं वो गोधूली को समझते नहीं है क्या होता है गोधूली। गोधूली होता है गायों का जंगल से वापस घर आगमन का जो समय होता है उसे गोधूली कहते हैं। मतलब गायों के घर आगमन के समय जब जंगल से वापस आती थी तो धूल उनके पैरों से उड़ा करती थी, और पैरों से उड़ने के कारण जो वेला हुआ करती थी, उस शाम की वेला थी, उसे गोधूली कहा गया। ऐसा चित्रांकन कृष्ण को गायों को लाते हुए अपनी मेवाड़ शैली में चित्रांकन किया गया है, जो चौखा के द्वारा किया गया है। अब आते हैं मेवाड़ शैली के महत्वपूर्ण बिंदु। मतलब मैंने एक छोटे प्रश्नों के तौर पर, पॉइंटों के तौर पर बनाया है कि मेवाड़ शैली में ये मुख्य बिंदु बनते हैं जिनके छोटे प्रश्न बन सकते हैं। आधे नंबर के प्रश्न में आ सकता है, 1 नंबर के प्रश्न में आ सकता है, इसलिए इनका एक मुख्य बिंदु बना दिया। उनमें मेवाड़ शैली के प्रमुख केंद्र प्रश्न बन सकता है। जैसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेवाड़ शैली के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, जिनमें अपन उदयपुर, नाथद्वारा, गोगुंदा, चावंड, देवगढ़ आदि को ले सकते हैं। मेवाड़ शैली के प्रमुख विषयों में मेवाड़ शैली में कौन से विषय के चित्र बनाए गए, प्रश्न आ सकता है। तो कृष्ण की लीला का चित्रांकन किया, जिनमें भागवत पुराण, गीत गोविंद, नायक नायिका भेद, बारहमासा आदि का चित्रांकन हुआ। और अपन कह सकते हैं कि राजस्थानी शैली में तो कुल में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित चित्र बने थे, क्योंकि राजपूत जो राजस्थान शैली है वो राजपूत राजाओं की छत्रछाया में पनपी थी, और यहाँ के जो राजपूत राजा थे वो वैष्णव संप्रदाय थे, और वैष्णव संप्रदाय होने के कारण उनका जो आराध्य देव था वो कृष्ण था। इसलिए उन राजपूत राजाओं ने अपने भवनों को जो सजवाया, उन सजावट में भी उन्होंने अपने आराध्य देव के चित्रों को ही चित्रित करवाया था। इसलिए यहाँ का प्रमुख चित्रित विषय, पूरी राजस्थानी शैली का चित्रित विषय है कृष्ण लीला के चित्र। चित्रांकन हुआ। मेवाड़ शैली का चरमोत्कर्ष या स्वर्णकाल महाराणा जगत सिंह के समय रहा। मतलब प्रश्न आ सकता है कि मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल कौन से शासनकाल को माना जाता है, जगत सिंह के शासनकाल को। जगत सिंह और राज सिंह के समय अपने उत्कर्ष पर पहुंची कौन सी शैली, मेवाड़ शैली। किसके समय, राज सिंह और जगत सिंह के समय पहुंची थी। इस मेवाड़ शैली की एक प्रमुख उपशैली कौन सी है, नाथद्वारा शैली है। नाथद्वारा की कौन सी पेंटिंग प्रसिद्ध है, जैसे पिछवाई पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है। पिछवाई पेंटिंग भगवान श्रीनाथ जी के, अर्थात पिछवाई पेंटिंग किसे कहते हैं, तो पिछवाई पेंटिंगों की परिभाषा लेकर रखिए कि पिछवाई पेंटिंग भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर में श्रीनाथ जी की मूर्ति को सजाने के लिए उसके पीछे कपड़ों पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित चित्रों को चित्रित कर पर्दों के रूप में लगाया जाता था, उन्हें पिछवाई पेंटिंग कहते हैं। मेवाड़ का पहले का नाम मेदपाट था और वर्तमान में उसे मेवाड़ शैली के नाम से जानते हैं या मेवाड़ के नाम से जानते हैं। मेवाड़ शैली का प्रारंभ कौन सी शैली से हुआ, अपभ्रंश और गुजरात शैली से हुआ। इसी प्रकार प्रश्न बन सकता है कि मेवाड़ शैली के प्रमुख वो चित्रकार कौन कौन थे, तो चित्रकारों में अपन निसारुद्दीन ले सकते हैं और साबुद्दीन ले सकते हैं, मनोहर ले सकते हैं। इस तरह से अपने यहाँ के प्रमुख कलाकारों में लिया जा सकता है। ठीक है भाई। इसके बाद अपने अब मेवाड़ शैली का जैसे दूसरा नाम क्या है, मेवाड़ शैली का दूसरा नाम उदयपुर शैली कह सकते हैं। मेवाड़ की कौन सी उपशैली उपशैली रही, नाथद्वारा शैली रही। और मेवाड़ शैली में प्राचीनतम जो चित्र साक्ष्य प्रमाण मिले हैं वो साक्ष्य प्रमाणों में अपन रामायण के ले सकते हैं, आर्ष रामायण के ले सकते हैं, गीत गोविंद के ले सकते हैं, भागवत पुराण के चित्रों को ले सकते हैं। इस प्रकार आज अपन मेवाड़ी शैली को समाप्त करते हैं और इसके बाद जो दूसरा प्रमुख केंद्र रहेगा वो मारवाड़ शैली रहेगा। कल के वीडियो में अपन मारवाड़ शैली को पढ़ेंगे, जो राजस्थान शैली का दूसरा केंद्र रहेगा।